हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली के इस रण में आखिरकार किस करवट ऊंट बैठता दिखाई दे रहा है, लेकिन वाकई में यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आज भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस के बीच ये लड़ाई कहां जाती दिखाई दे रही है। लेकिन जो व्यक्ति विशेष राजनीति होती दिखाई दे रही है, इसमें मुद्दे कहीं बहुत पीछे छूटते चले जा रहे हैं। आइए जरा इस बात पर भी चर्चा कर लें कि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 70 वायदे किए हैं। इन 70 वायदों में क्या क्या लिखा है, उसकी कुछ एक बानगी हम आपके सामने पेश करते हैं। इसके साथ साथ हमने एक छोटा सर्वे कराया, जिसे आप स्नैप पोल कह सकते हैं। 1000 लोगों के सैंपल साइज में यह स्नैप पोल कराया और हमने ये जानने की कोशिश की कि दरअसल दिल्ली की जनता आज सबसे बड़े मुद्दों को क्या मानती है, जिसके आधार पर वो वोट देना पसंद करेगी। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली की जनता के लिए। 25% लोगों का ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार को अगर सुलटा लिया जाए तो यह सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए दो बड़े चेहरे हैं, एक तरफ किरण बेदी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। वाकई में तय करना यहां मुश्किल है। महंगाई, 20% लोगों का मानना है कि महंगाई की वजह से दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल है और 19% लोगों का मानना है कि बिजली पानी की बढ़ी हुई कीमतें कहीं ना कहीं उनके वोट डालने की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। महिला सुरक्षा को 14% लोग प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं और कामकाज के अवसर को लेकर 10% लोगों का मानना है कि इस आधार पर वो वोट करते दिखाई देंगे। महिला सुरक्षा को 14% लोग प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं और कामकाज के अवसर को लेकर 10% लोगों का मानना है कि इस आधार पर वो वोट करते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुद्दे तो शायद वही हैं, लेकिन क्या राजनीति में उतरे राजनीतिक दल इन मुद्दों पर अपनी बातों को सामने करते दिखाई देते हैं? इसके साथ साथ हमने एक और सर्वे में यह सवाल भी पूछा था कि किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाए जाने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा या नुकसान पहुंचता दिखाई दिया है। 43% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को दरअसल इससे फायदा हुआ है, यानी कि आम आदमी पार्टी को इस पर रुककर सोचना पड़ेगा। और नुकसान की बात 31% लोग कह रहे हैं, यानी कि पार्टी के भीतर मतभेद की जो बातें निकल कर आ रही हैं, उससे प्रभावित चीजें सामने आती दिखाई दे रही हैं। कह नहीं सकते कि संख्या 17% है और ना नुकसान ना फायदा 9% लोगों का मानना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्ड किरण बेदी के साथ जो उन्होंने खेला, अपने आप में काफी हद तक सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सिंह साहब, किरण बेदी को लाना अपने आप में कम से कम सर्वे के हिसाब से तो फायदेमंद होता दिखाई देता है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार जो कि सबसे बड़ा मुद्दा निकलता है, इसके लिए किरण बेदी का चेहरा और ज्यादा कारगर साबित होता दिखाई देगा बीजेपी के लिए? नहीं, बल्कि मैं इसके ठीक उल्टा, आपके सर्वे को तो मैं नहीं क्वेश्चन करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो टैक्टिकल ब्लंडर था जो बीजेपी ने किया। किरण बेदी को अगर लाना था तो 9 महीने पहले लाना था, ताकि वो सिंक इन कर जाए साइके में, जो लीडर्स हैं, एस्पायरिंग लीडर्स हैं जी, उनके साइके में। और आप जरा फर्ज कीजिए कि वो कौन सा वोटर है जो कि नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं कर रहा था, लेकिन किरण आई तो कह रहे नहीं अब तो वोट करेंगे। ऐसा मुझे एक भी व्यक्ति नहीं लगता है जो किरण बेदी के आने से तो वोट करेगा, लेकिन किरण बेदी नहीं थी तो वो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं कर रहा था। बड़ी सिंपल सी इसमें साइकोलॉजी है। तो लिहाजा आपने एंटागोनाइज किया। आज पार्टी में जो नाराजगी है उसको आप देख रहे हैं, सब कुछ बहुत साफ नहीं है। तो लिहाजा वो एक टैक्टिकल ब्लंडर था। किन कारणों से किया गया वो मुझे नहीं मालूम है। मुझे लगता है कि लेकिन इससे पहले कि नकीब साहब हम आपसे कुछ इस पर मुद्दे पर बात करें, जीवीएल एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी यहां बनती है। सिंह साहब की ये राय है कि वाकई में किरण बेदी को लाकर आपको कोई फायदा नहीं, वो उल्टा नुकसान हो गया। क्या ये स्थिति है? देखिए, हर एक अपना आंकलन कर सकते हैं। मुझे ये एक बात तो कहना है, आप 10 तारीख, ऐसे कई लोग हैं, पत्रकार कई लोगों ने कहा है जी, कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा है मोदी जी की नेतृत्व बीजेपी घोषणा करेगी तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा और हमारा सारा सेक्युलर वोट हमारे पास आ जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी मोदी जी की प्रोजेक्शन से। हुआ उल्टा है। तो इसलिए आंकलन आप कर सकते हैं, बट लेकिन मैं समझता हूं इसकी सही आंकलन आप 10 तारीख चलिए 10 बजे के बाद ही कर पाएंगे। राघव जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी यहाँ पर। मैं भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में काम किया हूँ, एपोलॉजिस्ट के रूप में। जी, मैं जवाब देता हूं। किरण बेदी जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किरण बेदी को पूरी देश जानती है, दिल्ली जानती है, बिल्कुल, इसलिए कम समय काफी था। और जहां तक पार्टी की कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, हम उसको तुरंत करके आपके पास तुरंत वापस आते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। राघव जी, आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया यहां पर। जी, अजय जी, देखिए वास्तविकता ये है कि किरण बेदी जी
से जब भी कोई पत्रकार ने कोई किसी इंटरव्यू के दौरान दिल्ली के मुद्दों पे बातचीत करी गई है, उनसे पूछा गया कि पूर्ण राज्य को दर्जे को लेकर आपकी क्या कहना है, तो वो कहती है मेरे हिसाब से ये मुद्दा ही नहीं है। बिजली पानी पे पूछा गया तो कहती है मेरे हिसाब से ये मुद्दा ही नहीं है। तो उनसे जब भी दिल्ली के गंभीर मुद्दों पे पूछा गया तो वो कभी भी उसका जवाब नहीं दे सकी, अपना विजन नहीं दे सकी। तो दिल्ली की जनता के कहा कि ये सारे मुद्दे हैं। नहीं, मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल कोट कर रहा हूं। हिंदुस्तान टाइम्स को ये हो सकता है, लेकिन ये तो अलग, ये तो सर्वव्यापी बयान नहीं हो सकता ना। हो सकता है उसके बाद उन्होंने कहा हो। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं वोटर के दिमाग में ऐसी आशंकाएं पैदा हुई कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी 2 रैलीज करी, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कहा, बताया नहीं कि अभी तक उन्होंने 8 महीने में क्या करा या क्या करना चाहते हैं। एमसीडी में वैसे ही 8 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है। तो काफी गंभीर सवाल खड़े हुए। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि हम अपना घोषणा पत्र ही नहीं लाएंगे, अब दिल्ली के वोटर ये जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ एजेंडा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पिछले 3 महीने से लगातार मुद्दों की बात कर रही है। दिल्ली डायलॉग नामक एक कार्यक्रम चला रही है जिसके बारे में आप जानते हैं, और यूथ, विमेन, ट्रेडर्स, राघव जी, हेल्थ केयर, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे राघव जी, लेकिन जरा एक मुद्दा यहां पर है। आपने चूंकि कहा कि मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो बनाया। अभी आपने देखा कि जो न्यूज नेशन ने एक स्नैप पोल कराया था, उसमें करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा वो मुद्दा है जो लोगों को प्रभावित करता दिखाई देता है। बिल्कुल 70 आपने वायदे किए हैं, उसमें भ्रष्टाचार को हटाने के लिए या उसे कम करने के लिए जन लोकपाल बिल पास कराएंगे, रिश्वतखोरी बंद कराएंगे, ये आपका नारा है। सवाल ये उठता है कि जन लोकपाल बिल तो आप यहां पारित कर नहीं सकते दिल्ली राज्य में। यहां पर आप यहां पर जन लोकपाल तो है ही नहीं। पहले से लोकायुक्त बिल है, उसमें संशोधन कर सकते हैं आप। उस संशोधन के अलावा वो भी तब जबकि केंद्र द्वारा उसे आप पारित करवा पाए। तो ये तो आपके हाथ में कुछ है नहीं, ये वायदे तो सिर्फ दिखावटी वादे हैं। नहीं, मैं आपको बता देता हूं जी। देखिए, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत में लेके हम सरकार बनाएंगे। उसके बाद के पहले सत्र में मैं तो मान चुका, चलिए आपको सरकार, आपने सरकार बना लिया, पारित करेंगे। राघव जी आइए जरा तथ्यों पर बात करते हैं। मैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हूं और ये आपके सामने रख रहा हूं, सरकार आपकी बन गई, उसके बाद जन लोकपाल बिल क्या आप लागू कराने की स्थिति में है? क्योंकि जन लोकपाल बिल नाम की कोई चीज आप लागू नहीं करा सकते। यहां लोकायुक्त तो हो सकता है। देख, इसमें हाँ, इसके 2 उत्तर है, मैं दोनों उत्तर दे देता हूं। देखिए, बिल का ये पिछली बार भी कंट्रोवर्सी उठी थी कि इसका नाम लोकायुक्ता रखना है। जैसे दिल्ली में अभी दिल्ली लोकायुक्ता, उप लोकायुक्ता 1995 की लेजिस्लेशन अभी भी है, तो या उसमें अमेंडमेंट करी जाए, नाम बदला जाए या नया लेजिस्लेशन लाया जाए। अब बड़ी कंट्रोवर्सी बनी कि आप इसको लोकपाल का नाम नहीं दे सकते क्योंकि लोकपाल सेंटर में है। उसकी हमने लीगल एडवाइस ली उस सिटिंग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से। उन्होंने ये कहा कि नाम आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। चलिए, नाम दे दिया आप, लेकिन क्या उसे लागू करवा सकते हैं? एबीसी भी कह सकते हैं। हाँ, अब मैं उस पे आ रहा हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जब हमारी पूर्ण बहुमत होगी और वो होने वाली है, हम अपने पहले सत्र में अपना जो लोकपाल बिल है, अन्ना आंदोलन से निकला हुआ लोकपाल बिल, उसको पास कराएंगे, पारित हो जाएगा। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए, एज पर आर्टिकल 239AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल उस आर्टिकल के अनुच्छेद के हिसाब से पारित होने के बाद, लागू होने से पहले वो देश के राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन होने के लिए। उतना हम मानते हैं, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप? बात करेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या। बस यहीं पर मुद्दा। आप राघव जी जनता को जरा सच्चाई बताइए, जब देश में पहले से लोकपाल बिल लागू है, उसके विरोध में या उससे डाइवर्जेंट कोई भी बिल या कोई भी प्रस्ताव अगर आप पारित करते हैं तो आप उसे लागू नहीं कर सकते। फिर शब्दों के मायने आप नहीं करते हैं। बिल्कुल, आप यहां पर जनता को भटका रहे हैं राघव जी। ये और उसके साथ बिल्कुल आप भटका रहे हैं। आप भ्रष्टाचार को कैसे रोक देंगे उस बिल से जिसे पारित कराने का अधिकार आपके पास नहीं है? सुन लीजिए, आप ना तो राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिला सकते नहीं। राघव जी जरा आइए तथ्यों पर बात करते हैं। ना तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने के बाद भी काबिल है, ना जन लोकपाल बिल आप बना सकते हैं अपने मन से। आप सिर्फ दिल्ली का प्रशासन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, मैं आपको बता देता हूं। लोकपाल बिल की जहां तक आपने बात करी कि केंद्र में एक लोकपाल है और उसी के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा, इससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, केंद्र का लोकपाल बिल कहता है कि इन लाइंस पे लोकपाल बिल बनाना है। हमारा लोकपाल केंद्र के लोकपाल से 5 कदम आगे जाता है।
इसलिए आप उसे लागू कर सकते हैं। हमारा लोकपाल अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इन्वेस्टिगेशन आप उसके लिए भी अधिकृत नहीं है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं हुई तो आप उस बिल को लागू नहीं कर पाएंगे। क्या इस बात को आपने अपने तमाम जनसभाओं में बताया? दिला रहा हूं आपके चैनल पे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिल्कुल अधिकृत है। पिछली बारी भी जब हम लोकपाल बिल लाए थे वो इस कारणवश नहीं रोका गया था, वो किसी और कारणवश रोका गया था। जीवीएल, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबके लिए प्रमुख है। जीवीएल, मैं आपसे जानना चाहता हूं जी। नहीं, ये आम आदमी पार्टी खुद ही सीरियस नहीं है इस बात को लेकर। ये एक औपचारिकता के रूप में इसमें मैनिफेस्टो में रख लिया है। वो उन्होंने कब को ये मुद्दा छोड़ दी है। एक बात, दूसरा, यदि इसमें कोई बाधा आती है, संवैधानिक बाधा भी आती है, धरने पे बैठ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो उनके पास तो अस्त्र है, राष्ट्रपति पे बैठ जाएंगे। ये संविधान इसकी अनुमति देता हो नहीं देता हो, इसका क्या फर्क पड़ता है? सिग्नेचर चाहिए उस पर। हाँ ठीक है, धरना करेंगे, यदि आप अनुमति नहीं मिलेगी तो धरना कर सकते हैं। मैं एक और मुद्दा आपके सामने उठाता हूं राघव जी। आपका जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर कई चीजें हैं जो कि वाकई में समझ में नहीं आते कि आप कैसे करेंगे। आपने कहा पूरे दिल्ली भर में हर जगह वाईफाई फ्री, उसके साथ साथ कैमरे पूरी तरीके से लगा देंगे। अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक टेंडर दिया है, मैं आपको सिर्फ फिगर्स कोट कर रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार ने एक टेंडर दिया है, 3,500 कैमरे लगाने में करीब 6,000 करोड़ रुपए लगेंगे, उसे मेंटेन करने में 5 साल में। आप जितने कैमरे लगाने का दावा कर रहे हैं पूरी दिल्ली भर में, उसे लगाने और मेंटेन करने में उसी आधार पर, मैं कोई और आंकड़ा नहीं पेश कर रहा, 1,20,000 करोड़ रुपए लगेंगे। दिल्ली सरकार का पूरा बजट अधिकतम तौर पर 40,000 करोड़ का होता है। आप ये कहां से घोषणाएं कर रहे हैं? सब्सिडी देने की बात आप कर रहे हैं कि आप सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, जहां आप चाहते हैं कि बिजली के लिए सब्सिडी दें। वो सब्सिडी का पैसा कहां से आएगा? साल में कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए आपको सब्सिडी के तौर पे देने पड़ेंगे। उसके बाद भी कई ऐसे प्रावधान हैं। अच्छी बात बताइए साहब। अजय जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं पहले तो कि पहली बारी किसी डिबेट पे, किसी चैनल पे असल मुद्दों की बात हो रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं ये तीनों बिंदुओं पे आपको जवाब देता हूं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये जन संपर्क करके जो अपना मैनिफेस्टो बनाया, इसका आर्थिक और सामाजिक चिंतन किया है। मैं आपको बता देता हूं। आपने पहले बात उठाई वाईफाई की। देखिए, वाईफाई का ये जो हमने मॉडल कहा कि दिल्ली के अंदर हर जगह वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा, ये भुवनेश्वर में लागू हो चुका है और पटना में भी लागू होने वाला है। इसकी जो पूरी कॉस्टिंग है वो हमने वर्कआउट करी है और आपको ये जान के खुशी होगी, पूरे देश में लागू होने वाला है। विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर, वहां पे हमारे एमएलए जो है सोमनाथ भारती जी, उन्होंने अपने एमएलए लैड फंड से वहां पे वाईफाई का प्रावधान भी और कैमरे का क्या करेंगे? ये चीज हो चुकी है दिल्ली में। कैमरे का क्या करेंगे ये बताइए। और बाय द वे, वाईफाई, एक बात और मैं आपसे कह दूं, वाईफाई इनेबल करना अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा आपको है? क्या आप जानते हैं कि वाईफाई को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? आप आतंकवाद को कितना बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में आपने चर्चा की? सर अब आप ऐसे जनता को भटकाइए मत। मैं नहीं भटका रहा। देना ये देखिए, राघव चड्ढा जी, अमेरिका जैसे राघव चड्ढा जी, अमेरिका जैसे देश में पूरे के पूरे शहर में वाईफाई फ्री नहीं है। न्यूयॉर्क के अंदर वाईफाई है नहीं है साहब, शंघाई के अंदर वाईफाई। आप चलिए मेरे साथ, आज चलिए, मैं आपको दावा, मैं दावा के राघव चड्ढा जी, मुझे नहीं पता कि आप न्यूयॉर्क कितनी बार गए हैं, लेकिन अब तक कम से कम 40 बार मैं न्यूयॉर्क जा चुका हूं। न्यूयॉर्क में वाईफाई पूरे शहर में फ्री नहीं है साहब। हाँ, पूरे शहर में नहीं है फ्री। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। लंदन वाईफाई, लंदन, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे जो शहर हैं, उनके अंदर पूरी तरीके से फ्री नहीं है। वहां पे 1 घंटे के लिए फ्री मिलता है, उसके बाद आप वाईफाई या चलिए, आप, मैं मानता हूं, चलिए आपने वाईफाई कर दिया। आज तकनीक ऐसी है कि वाईफाई हो सकता है। मैं कैमरे पर आ जाता हूं, जरा बताइए ना, 1,20,000 करोड़ का ये रकम कहां से लाएंगे आप? 3 साल का बजट होता है वो। मैं आ जाता हूं उस पर भी। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का जो आप बात कर रहे हैं, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, मैंने नहीं देखा ऐसा कोई टेंडर या ऐसा कोई आंकड़ा। हो सकता है आपने देखा हो। आम आदमी पार्टी ने जो बात करी कि 15,000 कैमरे लगाएंगे या दिल्ली में हर जगह कैमरे लगाएंगे, उसमें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करा जाएगा। ये नहीं, खाली कैमरे खरीदने की कॉस्ट तो है ही, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगती है। नहीं तो कैमरे खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? देखी होगी, हम यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग जो है दिल्ली में, उसको इस्तेमाल करेंगे और 5 साल पूरी दिल्ली में। राघव चड्ढा जी, मैं आपको ये जानकारी, आंकड़ा भी दे दूं। राघव चड्ढा जी, मैं आपको ये आंकड़ा भी दे दूं, आज की डेट में पूरी दिल्ली में मुश्किल से 3,000 कैमरे भी नहीं लगे हैं।
ये दिल्ली पुलिस का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 3,000 है आपसे कम बात सही बोले। आप जिन लोगों के बीच में बैठे वो लॉजिकली करेक्ट लोग हैं, इसलिए एक बात सही बोले। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जितने कैमरे का दावा कर रहे हैं उसको आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए कैमरे की कॉस्ट से, आपको समझ में आएगा कि 3 साल का दिल्ली का बजट आप खर्च कर देंगे तो भी नहीं होगा। नहीं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि मैं महाराष्ट्र की ये जो टेंडर है ये मैंने नहीं देखा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं तो आपको अपनी पार्टी का आर्थिक चिंतन बता रहा हूं कि हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके करेंगे और डेफर्ड कॉस्ट मॉडल पे करेंगे। ये संभव है। दिल्ली सरकार ने अभी बराक ओबामा यूएस के राष्ट्रपति दिल्ली में आए, चप्पे चप्पे पे ये लगाने की कोशिश करी, उनकी जहां मूवमेंट थी। राघव जी मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं, आपको पता लग जाएगा। राघव जी मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं। आज की डेट में दिल्ली में पूरे शहर में 3,000 कैमरे हैं जो पूरी तरीके से इस्तेमाल या तो किए जा सकते हैं या बेस्ट केस सिनेरियो है, और 3,000 कैमरे लगाने में दिल्ली सरकार के पसीने छूट गए। क्या कॉस्ट आई उन 3,000 कैमरा की? क्या कॉस्ट आई आपके हिसाब से? आपके पास अगर ये मैं नहीं जानता, अगर जानता तो मैं आपका आंकड़े आपके सामने रख देता। आप कहते हैं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपके सामने महाराष्ट्र सरकार के टेंडर की बात रखी है और ये महाराष्ट्र सरकार का टेंडर सामने है। चलिए मैं उससे भी ज्यादा आगे बढ़ता हूं। आपके हिसाब से आपके हिसाब से आप 500 नए स्कूल खोलेंगे, 500 नए स्कूल खोलेंगे दिल्ली में, आप 20 नए कॉलेज खोलेंगे, 70 कॉलेज में सीट डबल कर देंगे। भाई साहब ये वायदे कहां से कर रहे हैं आप? 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलेंगे ना 5 साल में। अरे इसका पैसा कहां से आएगा? दिखाएंगे आप अपनी बताइए आपको कहां आ रही है? ऐसा कौन सा वादा आपको लग रहा है जो पूरा नहीं होगा? मैंने आपके सामने 5 साल में खोलना ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिख रहे हैं साहब। 5 साल में बहुत बड़ी बात है। आप दिल्ली के आउटर दिल्ली के इलाके में मुकेश जी, चलिए मुकेश जी, हाँ मुकेश जी अभी आपके सामने, मुकेश जी ये सामने आकर रखें। मुकेश जी हॉस्पिटल है ना, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है। नहीं आप क्या नहीं है ये छोड़ दीजिए, तो हम सब जानते हैं। आप जो वायदे कर रहे हैं हम सिर्फ उस पर बात करें। मुकेश जी। अजय जी मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा है कि 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये दिल्ली में खोलेंगे जी, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कर्मचारी हैं उनको ये रेगुलर कर देंगे। ये हर जो जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसमें रहने वाले रहवासियों को ये घर पक्के मकान बना के दे देंगे। लगभग 20 लाख होते हैं वो। ये 20 कॉलेज खोलेंगे, 10,000 करोड़ उसके लिए चाहिए। 20 यानी जो इन्होंने वायदे किए हैं, इतना अपरिपक्व ये घोषणा पत्र है कि पूरे देश का बजट इन दिल्ली में ही खर्च हो जाएगा अगर इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा तो। देखिए इन्होंने कहा है कि 20 कॉलेज खोलेंगे और अभी 1.25 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसकी संख्या बढ़ा के 2.5 लाख कर दी जाएगी। मुझे ये बता दीजिए कि 20 कॉलेज में क्या एक कॉलेज में ये 20-20 हजार बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या 1-1 बच्चों का क्लासरूम बनाएंगे? ये बहुत अव्यवहारिक, बहुत अपरिपक्व है और बिल्कुल इसमें कोई आर्थिक आधार का असेसमेंट इसमें किया नहीं है। हम आते हैं आपके पास, जरा चादर है उससे ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश है। राघव जी एक मिनट का वक्त दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे चाहता हूं, जरा बीजेपी की बातों को पहले सुन लीजिए प्लीज। चिंतन करके आपके सामने। राघव जी मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी पूरी पार्टी ने इस पर चिंतन किया होगा, लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है जरा उसको सुनने का धैर्य रखिए। जी वेल, और आप भी जरा थोड़ा साहस रखिए। देखिए पूछिए कि वो मैनिफेस्टो ही नहीं ला रहे हैं। हर अजय जी मीडियम बनवा देंगे, अजय जी की सफाई करा देंगे। जी वेल, जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए ये पूरा एक तरह से षड्यंत्र है। आप देखिए ये कहते हैं हमने 49 दिन में सारे वायदा पूरे किए हैं। आपने क्या वायदा पूरा किया है? आपने सब्सिडी देकर के उन्हीं कंपनियों को जिसके बारे में ये कहते हैं उनके खिलाफ हम लड़ेंगे, उनको 272 करोड़ रुपए उन कंपनियों को 3 महीने के एडवांस देकर गई थी ये सरकार। तो एक तरह से आपने उनको बहुत बड़ा प्राइवेट मुनाफा पहुंचाया। तो उसमें कोई प्राइसेस तो कटौती हुई नहीं है। और नहीं आप और वादा करते हैं हमने सारा वायदा पूरा किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इनको लग गया था पिछली बार हम नहीं भागेंगे। आपकी पार्टी भी कम कहाँ है? अपनी जो वायदे हैं पूरा नहीं कर सकेंगे। आप जो वायदा कर रहे हैं आपकी पार्टी भी तो 2020 के बजट को 5 गुना होगा तब भी संभव नहीं होगा। इन्होंने तो अजय जी इन्होंने इलेक्शन निपट जाए। ये पूरा जनता को गुमराह करने वाली मैनिफेस्टो है। मनरेगा के जो मजदूरों के पैसे हैं वो खातों में नहीं डाले। इन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन और जो मैटरनिटी पेंशन है पिछले 8 महीने से खातों में नहीं डाली। इनके समय में 8 महीने में जिस तरह से पूरे देश में रोजगार कम हुए हैं, भारत के इतिहास में कभी कम नहीं हुए।
इससे पहले कि राघव जी आप अपनी टिप्पणी रखें, मैं क्षमा चाहता हूं, 1 मिनट, बस 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। नकवी जी, आपने भी तमाम घोषणा पत्र देखे हैं और जाहिर सी बात है घोषणा पत्र कोई पढ़ता भी नहीं होगा शायद, लेकिन जो बातें आज आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी सामने रख रही है, क्या वाकई में यथार्थ से कहीं भी जुड़ी हुई बातें हैं? क्या ये तर्कसंगत बातें भी हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत सारी बातें तो ऐसी लगती हैं जिसमें कि ये बिल्कुल साफ लगता है कि भाई आपके पास पैसा कहां से आएगा और आप इतने जो वादे किए जा रहे हैं उसको कहां से देंगे। तो ये आम आदमी के राघव जी को जवाब देना ही चाहिए कि वो इनको कैसे कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश की एक बड़ी ट्रेजेडी है कि आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी है या कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने जितने घोषणा पत्र दिए ना तो इन्होंने खुद पढ़े और ना इन्होंने कभी लागू किए। ठीक है, तो जैसे और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी करती हैं। जी बिल्कुल। राघव जी, अब हम पूरी तरीके से आपको सुनने के लिए तैयार हैं। प्लीज, थैंक यू सो मच अजय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो और कांग्रेस पार्टी आरोप तब लगाए हम पे जब वो अपना घोषणा पत्र जारी करें। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं दूर दूर तक घोषणाएं करती ही नहीं दिख रही। वो तो चुनाव पहले ही हार मान चुके हैं कि वो विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी के बारे में इन्होंने 2-3 सवाल उठाए, मैं उन पर जरा जवाब दे दूं। पहले मैं आपको हल्की सी एक और जानकारी दे दूं बजट के बारे में। एमसीडी की बात करता हूं मैं। एमसीडी नहीं, आप अपनी सरकार की बात कीजिए ना। एमसीडी तो आपके माता आएगा। दिल्ली सरकार की बात करिए राघव जी, आप दिल्ली सरकार पर रहिए ना, एमसीडी छोड़ दीजिए उसमें से, क्योंकि वक्त कम है। की पैसे की बारे में बात करते हैं। 7,500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी भ्रष्टाचार में खा जाती है। राघव जी देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। हमने तो आपके मैनिफेस्टो पे चर्चा की, उस पर आइए ना। आप मैनिफेस्टो पर आइए साहब। बहुत अच्छी बात। हमको जनता ने 2 बार जनादेश दिया है। इस देश में शुक्र है, इस देश जनता ने हमको 2 बार चुना है भाई, लेती है और वादे पूरे करती है और उससे सवाल पूछे जाते हैं। मैं बहुत खुश हूं इस बात को। एक पार्टी से तो सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको बिजली के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र भारतीय जनता राघव जी, आप ये बताएं कि जो आपने घोषणाएं की हैं उनको आप कैसे पूरा करेंगे? फाइनेंशियल सर, मैंने आपको कहां से पैसे आएंगे? मुझे बात पूरी करने दीजिए जी। हाँ, मैं सारे बातें बता रहा हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बिजली के बारे में कहा कि इन्होंने बिजली कंपनियों को मुनाफा करा दिया। ये लगता है उनकी जानकारी। राघव जी, आप आरोपों पर जा रहे हैं। अरे भाई, ये छोड़ो। बिजली राघव, आपसे उम्मीद है कि कम से कम पॉइंट पे आएंगे। यू हैपन टू बी लॉजिकली करेक्ट। आप लोग मुझ पे और मेरे दल पे इतनी टिप्पणियां कर देते हैं और समझते हैं मैं 15 सेकंड में सारे जवाब भी दे दूं और आपको सामाजिक आर्थिक। राघव जी, आज आप तो युवा हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप मुद्दे की बात करेंगे। उनको बेचारा। चलिए, आ रहा हूं मैं बिजली पे आ रहा हूं। देखिए, मुद्दा उठाया, बिजली बड़ा गंभीर मुद्दा है। नहीं, आप सीधे ये तब बता दीजिए, ये जो आपने घोषणाएं की उसका पैसा कहां से आएगा? भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज। सर, बिल्कुल भारत सरकार से आएगा। मैं एक एक वादे का आपको आर्थिक चिंतन आपको दे सकता हूं। बिजली की आपने भारत सरकार बीजेपी की है साहब। बिजली का हम समय राघव जी, सुन लीजिए, आप जिस सरकार से पैसा लेना चाहते हैं वो बीजेपी की है। दिल्ली सरकार आप चलाएंगे आम आदमी पार्टी की। सर, दिल्ली सरकार का जो बजट है वो बजट कोई रोक सकता है क्या? कांग्रेस की सरकार थी 15 साल। चलिए, तो 36,000 करोड़ के बजट में आप सब कुछ करना चाहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, वक्त हमारे पास बहुत कम है राघव जी। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। रामकृपाल जी की आखिरी टिप्पणी आपकी साहब। आप संघीय ढांचा पे सवाल उठा रहे हैं। संघीय ढांचे जी नहीं, बिल्कुल हमने ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा में अपराध हम नहीं कर सकते। रामकृपाल जी, अपने वादों पे आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सुन लीजिए बिजली पे। अब राघव जी, 1 मिनट प्लीज। मैं कोई सवाल नहीं पूछने जा रहा हूँ। राघव जी का यह था कि सब खाली उससे पूछ रहे हैं, कोई सुझाव नहीं दे रहा है। जी, मैं आप पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को भी, क्योंकि ये बढ़ा चढ़ी में जिस तरह से चीजें बढ़ती जा रही हैं, केवल एक चीज शब्द चेंज कर दें, विवाद खत्म हो जाएगा। इसको कल्पना पत्र कर दें। सारी पार्टियां कल्पना पत्र निकालें कि ये हमारी कल्पना, जैसे साहित्य में कल्पना होती है। मीर ने कहा तो एक ही पार्टी जो सूरज है वो लगता है दिल से कुछ निकल रहा है। तो ये कल्पना पत्र है। इस पर बहस क्या करेंगे आप सब? चलिए, तो जैसा कि आपने कहा कि इस पर बहस क्या करेंगे, तो हम इस बहस को यही खत्म करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में अगर आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ें तो आप इसे कल्पना पत्र के अलावा कुछ नहीं कह सकते। ये बात अलग है कि बीजेपी ने तो कल्पना पत्र भी जारी नहीं किया है, वो तो शायद एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है चुनाव के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए हमारे साथ।